नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन तो दिया, पर उस संबोधन का सार अगर मैं एक लाइन में कहूं तो वो है नीम हकीम खतराए जान। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठा लिया है कि 74 साल में देश के वैज्ञानिकों, साइंसदानों, डॉक्टर साहिबान, रिसर्चर्स, सरकारी लैब में काम करने वाले हमारे मेहनती लोगों, उन सबको अपमानित करने का आयात करना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी की जनरल नॉलेज काफी खराब हो गई है, इसलिए उनके संज्ञान के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में चालू किया गया था। मोदी जी राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम वो भी 1962 में चालू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत मुफ्त टीकाकरण 1975 में देश में शुरू हुआ था। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम राजीव गांधी जी ने 1985 में मुफ्त में शुरू किया था, पर लगता है कि मोदी जी को ना उनके अधिकारियों ने ना किसी और ने बताया। अब यह भी जान लें कि इस देश में विदेश से टीका नहीं मंगवाया जाता था। इस देश की आजादी से आज तक भी हिंदुस्तान में सारे टीके बनाए गए हैं और विदेश में निर्यात किए गए हैं। मोदी जी लिक्विड बीसीजी टीका, जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी का टीका है, हिंदुस्तान ने 1951 में मुफ्त में देशवासियों को लगा दिया था। 1951 में चेचक का टीका हिंदुस्तान ने मुफ्त में 1965 में इजाद भी किया, बनाया भी और लगाया भी। मुंह से दी जाने वाली पोलियो की वैक्सीन पहले इंजेक्शन से देते थे, 1970 में बनाई और मुफ्त में सब बच्चों को लगाई और आज भी लगती है। खसरे का टीका 1980 में हिंदुस्तान में बनाया और पूरे देश को लगाया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1997 में देश ने बनाया और पूरे देश में मुफ्त में लगाया। नोवेल H1N1, जिस प्रकार से कोरोना वायरस है, ये H1N1 टाइप है, इसका भी नोवेल H1N1 जब आई थी, इसका टीका भी 2009 में देश में बनाया और लगाया। और मुंह से दिया जाने वाला हैजा का टीका ये 2010 में देश में बनाया और लगाया। और मस्तिष्क की सूजन, जिसे जापानी बुखार हम राजस्थान हरियाणा में कह देते हैं, उसका टीका 2012 में बनाया और लगाया। मोदी जी इस देश के वैज्ञानिकों, साइंसदानों, रिसर्चर्स, उनका अपमान करना बंद करिए। और जो कोरोना का टीकाकरण जिसके आप ढिंडोरा पीटते हैं, उसके बारे में कुछ तथ्य और बता दीजिए। आज सुबह भी हमने ये सवाल पूछा था। 100 करोड़ टीके की बात तो करते हैं, पर जख्म दिए हुए जो जख्म है वो जश्न से मिट नहीं जाएंगे। इस देश में वयस्क आबादी, एडल्ट पॉपुलेशन, जो 18 साल से अधिक है और 65 साल तक है, वो 93 करोड़ है। 10 करोड़ लोग 65 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, तो 103 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा के हैं। आप आज तक केवल 29 करोड़ लोगों को कोरोना निरोधक दोनों टीके लगा पाए हैं। 42 करोड़ लोगों को एक कोरोना का टीका लगा है और 32 करोड़ एडल्ट्स को कोई टीका नहीं लगा। तो 32 करोड़ एडल्ट्स और 42 करोड़ जिन्हें एक टीका लगा है, अगर 31 दिसंबर 2021 तक उन्हें टीका लगाना है तो 70 दिन में 106 करोड़ कोरोना के टीके लगाने हैं। पर आप लगाते 35 लाख टीके हैं रोज। लगाने चाहिए 151 लाख अगर 106 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। तो इसकी दृष्टि रास्ता बताइए, ये कैसे पूरा होगा। नंबर 2 बात, हिंदुस्तान में हमारे बच्चे, हमारे युवा जो 18 साल से कम के हैं, उनकी जनसंख्या 30 करोड़ है। उन 30 करोड़ के लिए कोई टीका आज तक आपने कोरोना का नहीं लेकर आए। क्यों? 2 टीके इस समय उपलब्ध हैं, सीरम इंस्टीट्यूट का भी, जाइडस कैडिला का भी। एक को नोवोवॉक्स बोलते हैं, एक को अगर मुझे सही याद है तो जाइको वी डी बोलते हैं।
आपने उनको मंजूरी क्यों नहीं दी? स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, नीट का एग्जाम हो रहा है, जेईई का एग्जाम हो रहा है, कॉलेजेस के एग्जाम हो रहे हैं, 11वीं 12वीं की परीक्षा हो रही हैं, हमारे बच्चे, हमारे युवा स्कूल में हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। मोदी सरकार 18 साल से कम के युवाओं के लिए टीकाकरण की नीति कब चालू करेगी? तो 32 करोड़ एडल्ट्स को कोई टीका नहीं, 30 करोड़ 18 साल से कम लोगों को कोई टीका नहीं, 62 करोड़ को तो कोई टीका ही नहीं लगाया, और 42 करोड़ को एक टीका लगाया, और आप शेखी बगार रहे हैं। और तीसरी बात का जवाब भी दे दीजिए, बूस्टर शॉट, यानी पहला जो ये 2 टीके लगते हैं, साइंसदानों का ये कहना है, मैं साइंसदान नहीं हूं, कि इसकी इफेक्टिवनेस 8 महीने से 18 महीने तक है। तो जिनको ये दोनों टीके लग गए, उनमें से बहुत लोग हैं जो 14-15 महीने तक पहुंच गए हैं, उनको बूस्टर शॉट की जरूरत है। अमेरिका में FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बूस्टर शॉट अप्रूव कर दिया है, यूरोपियन यूनियन ने बूस्टर शॉट अप्रूव कर दिया है। आप बूस्टर शॉट कब लगाएंगे? बूस्टर शॉट की सबसे ज्यादा किनको जरूरत है? 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को, हमारे डॉक्टर साहिबान को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, पुलिस पर्सनल्स को, पत्रकारों को, दुकान पे काम करने वाले दुकानदार और उनके जो दूसरे कारिंदे हैं उनको, सैनिटेशन वर्कर्स को, इन सबको बूस्टर शॉट लगना ही चाहिए बगैर 18 महीने की इंतजार किए बगैर। आज तक आपकी कोई नीति नहीं। और चौथी और आखिरी बात, मैं अभी एक चार्ट आपको दूंगा जो ये आपको सप्लाई करेंगे। दुनिया के 20 देशों में टीकाकरण में हिंदुस्तान 19वें नंबर पर है। शेखी बगा रहे हैं कि आपने पता नहीं क्या कर दिया। कृपया करके 31 दिसंबर 2021 तक 93 करोड़ 65 साल 18 से 65 के बीच के लोगों को और 10 करोड़ 65 से बड़ी उम्र के लोगों को आप टीका कैसे लगा पाएंगे, उसका रास्ता दृष्टि बताइए और हिंदुस्तान के साइंसदानों का, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का अपमान करना बंद कीजिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो सवाल। और ये चार्ट मैं आपको अभी भेज दूंगा। लेकिन सर, जो टीकाकरण की बात हो रही है लगातार, साहब ने इतनी बड़ी बातें कही है, ये तो सभी राज्य सरकार का आरोप लगाती रही है कि टीकाकरण मिलता ही नहीं समय पर। आज जोधपुर की स्थिति है कि 2 दिन होता है, फिर 3 दिन नहीं होता, फिर 2 दिन होता है, फिर 3 दिन नहीं होता है। ये गैप तो और लंबा हो जाएगा हिसाब से। तो इसके लिए भी मोदी सरकार का निकम्मापन और नकारापन जिम्मेवार है। आज जो आंकड़े कल सरकार ने जारी किए उसमें भारत बायोटेक के बहुत कम टीके हैं, अधिकतर सीरम इंस्टीट्यूट जो मॉडर्ना का लाइसेंस प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, उनके टीके। आपने अभी भी फिर टीके का एक्सपोर्ट खोल दिया। मैं आज राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर बताना चाहता हूं, मोदी जी ने कल तक 6 करोड़ 63 लाख टीके बाहर भेज दिए। आपके देश के लोग मर रहे हैं, 160 लोगों की कल मौत हो गई, 12,000 इंफेक्शन आए हैं, आप टीके का निर्यात कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और इन 2 के अलावा आज भी एक और रहस्य उद्घाटन में करूंगा। जॉनसन एंड जॉनसन का टीका हिंदुस्तान में बनाने के लिए, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग है अब लगभग 3 महीने से। क्यों मंजूरी नहीं दे रहे? जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है कसौली हिमाचल प्रदेश में, वहां जॉनसन एंड जॉनसन के कई लाख टीके 1 महीने से पड़े हैं। आप लगा क्यों नहीं रहे? कितनी और कंपनियां हैं समेत बायोलॉजिकल ई जो हिंदुस्तान की कंपनी है, 1952 से डीपीटी का टीका बनाती है, ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग बनाती है, ब्लड क्लॉटिंग का हेपरिन ड्रग बनाती है, उनका लाइसेंस पेंडिंग पड़ा है। आपने उन्हें 1500 करोड़ रुपया एडवांस भी दे रखा है, तो आप उन्हें मंजूरी क्यों नहीं दे रहे? क्या यह अपराध नहीं? लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ अपराध है और वो अपराध मोदी सरकार और भाजपा कर रही है। सर, बड़ी चर्चा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के निर्णय को लेकर। कल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दर्जा खत्म हो चुका है, इसलिए लोक लुभावना पेश किया कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अगर उत्तर प्रदेश की घोषणा करनी है तो कांग्रेस को आने वाले जो दूसरे स्टेट उसके लिए कोई घोषणा करती है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो हाल है, ना निगलते बने ना उगलते बने, और इसीलिए वो बचकानी बातें करके मेजॉरिटी प्रांतों में उनकी सरकार है, 20 के करीब प्रांतों में उनकी या उनके अलाइज की सरकार इस समय है। आप मुझे बताएं, मोदी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, क्या किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने आज तक? कांग्रेस पार्टी ने एक नया इतिहास रचकर दिखाया। एक गरीब दलित के बेटे को पंजाब का मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को बनाकर दिखाया। कांग्रेस एक और नया इतिहास रच रही। महिलाओं के आरक्षण का बिल हिंदुस्तान की संसद में कौन लेकर आया था? हमने ड्राफ्ट किया, हम लेकर आए। यह ठीक है कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, इसलिए उस समय पारित नहीं हुआ। मोदी जी शेखी भगाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब तो उनकी लोकसभा राज्यसभा में मेजॉरिटी है। आज मैं इस पवित्र भूमि से कहता हूं, मोदी जी आइए, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, लाइए ना आरक्षण बिल कांग्रेस का और उसे पास करके दिखाइए, हम सपोर्ट करेंगे उस बिल को। फिर जरूरत ही नहीं आपके लोगों को अलग अलग प्रदेशों में अलग नीति बनाने की, जब देश के संविधान में आप लिख ही देंगे। तो इसलिए कांग्रेस में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक अनूठी पहल की है, और यह पहल आप भी जानते हैं, समाज में जब बदलाव आता है तो वो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत होती है। मैं नहीं कहता कि आज ही पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा, पर कांग्रेस ने एक शुरुआत की है। उस शुरुआत का असर कहीं ना कहीं दूसरे प्रांतों में आपको देखने को मिलेगा। याद करिए, जब राजीव गांधी जी ने महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं, लोकल बॉडीज के अंदर किया था, तब भी इसी तरह के सवाल उठे थे। पर आज भी कई जगह उनके पति काम करते हैं, पर 70-80% जगह महिलाएं स्वावलंबी होकर खुद चलाती। धीरे धीरे बाकी बदलाव भी आ जाएगा। अमरिंदर सिंह का जो इन दोनों ट्वीट आया था, उसके बाद से कहता हूं, इस देश का किसान, इस देश का खेत मजदूर, इस देश का भूमिहीन मजदूर, इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लोग कांग्रेस से और अन्य राजनीतिक दलों से बड़े हैं। मोदी जी 25 लाख करोड़ के खेती के व्यापार को 3 या 4 मित्र उद्योगपतियों को बेचकर किसान और मजदूर को खेत में गुलामी की बेड़ियां पहनाना चाहते हैं। अगर आज वो ये कानून वापस ले लें तो सबसे पहले सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और हम सब उनका स्वागत करेंगे। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, कृपया करके ये काले कानून वापस लीजिए। 1000 किसान मर चुका दिल्ली के बॉर्डर पर, 1000 किसान की कुर्बानी हो चुकी। लाखों किसान अपने बीवी, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब वहां पड़े हैं। कोई उन्हें शौक है कि वो धूप में, बारिश में, अंधड़ में, तूफान में वहां बैठे हैं घर छोड़कर? तो कृपया करके न्याय कीजिए और ये तीनों काले कानून वापस लीजिए। कांग्रेस सबसे पहले इसका स्वागत करेगी। तो सर, क्या जो वसुंधरा जी ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि राजस्थान में कांग्रेस डूबता जहाज है, आपस में लड़ रही है, इसका क्या कहना है? क्योंकि लगातार एक चर्चा बनी रहती है राजस्थान कांग्रेस को लेकर। माकन साहब भी कहते हैं कि मंत्रिमंडल होगा, कब होगा कोई पता नहीं है। देखिए, आदरणीय वसुंधरा जी का मैं, क्योंकि मुझसे उम्र में, तजर्बे में बड़ी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से आदर करता हूं। राजनीतिक विरोध हो सकता है, और अगर वो कांग्रेस में लड़ाई की बात करती हैं तो कम से कम भाजपा के गिरेबान में जरूर झांक लें। जिस प्रकार से उनको जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेजने की प्लानिंग भाजपा में चल रही है, उसे वसुंधरा जी भी जानती हैं और हम भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। और जिस दिन मोदी जी और अमित शाह जी का बस चलेगा, वो वसुंधरा जी को भी एडवाणी जी, जोशी जी, पटेल साहब की तरह उनको भी वो मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाले हैं। उनके बारे में मैं केवल 2 लाइन में कहूंगा, वो भाजपा का सार भी है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वसुंधरा जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सचिन पायलट जी ने कहा कि कोई भी दलित जो है कैबिनेट में नहीं है, राजस्थान के जब भी एक्सपेंशन होगी, जो इम्बैलेंस है कहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेघवाल साहब हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बावजूद ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, उनका स्वर्गवास हो गया।
तो ये बैलेंस अवश्य करेक्ट होगा, कब तक होगा क्योंकि सर? कांग्रेस इस बात के लिए कमिटेड है। हाँ, जहां तक सवाल है कब तक होगा, ये मेरी पे ग्रेड से बाहर का प्रश्न है, क्योंकि मैं राजस्थान का प्रभारी नहीं हूँ। ये बात आपको केवल और केवल श्री अजय माखन जो आज यहाँ आएंगे, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे।